कृषि दर्शन। खेत खलिहानों की जहाँ होती बात, उपज और समझ बढ़ाने की करते सब बात। समाचार मिले, उपचार मिले, कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले। खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार। चलिए, जिसका आपको इंतज़ार रहता है, कृषि समाचार। जी हाँ, देखते हैं कृषि समाचार, जहां आपको मिलेगी कृषि से संबंधित ढेरों जानकारियाँ। तो आइए देखिए कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुशिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। हजारीबाग के मछली पालकों के लिए चलाई जा रही है वेद व्यास आवास योजना। चतरा के शहरी खुदरा मछली विक्रेताओं को अनुदान पर स्टॉल देने की है योजना। झाड़ीदार फ्रेंच बीन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद स्वर्ण प्रिया। अब समाचार विस्तार से। हजारीबाग जिला में वर्ष 2016 से 17 के लिए वेद व्यास आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत हजारीबाग जिला से कुल 105 लाभुकों का चयन किया जाएगा। जो मछली पालक इससे पहले किसी सरकारी आवास योजना से लाभ प्राप्त नहीं किए हों, वे इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय हजारीबाग में 20 सितंबर 2016 तक अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। चतरा जिला मत्स्य कार्यालय की ओर से शहरी खुदरा मछली विक्रेताओं के लिए मत्स्य डोमेस्टिक मार्केट योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में हाइजेनिक कंडीशन में मछली के प्रसंस्करण एवं बिक्री के लिए सरकारी अनुदान पर स्टॉल उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें SC, ST, BPL और विकलांग श्रेणी के लाभुकों को 80% और सामान्य जाति के लाभुकों को 60% अनुदान दिया जाएगा। शेष राशि लाभुक को स्वयं वहन करना होगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए 16 सितंबर 2016 तक जिला मत्स्य कार्यालय चतरा में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। बरसात के मौसम में हवा में अधिक नमी होती है। ऐसे कई विषाणु हैं जो अधिक नमी में ही पलते हैं। इन विषाणुओं से सबसे अधिक मुर्गियों में रोग फैलने का खतरा रहता है। ये विषाणु जनित रोग संक्रामक होते हैं, जिससे मुर्गियां तेजी से मरने लगती हैं। मुर्गी पालक भाई बरसात से पहले ही मेरेक्स, फाउल पॉक्स, रानीखेत, इन्फेक्शियस कोराइजा रोग से बचाने के लिए मुर्गियों को टीका दिलाएं। किसान भाइयों, बरसात में जब नमी हवा में ज़्यादा हो जाता है तो मुर्गी घर में भी वो नमी ज़्यादा ही रहता है। तो एक चीज़ आप दिमाग में रखिए, बरसात के टाइम में मुर्गी घर में लाइट का बंदोबस्त आप जरूर करिए। लाइट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ऐसी चीज़ों में लाइट का ज़रूरी होता है, और लाइट ज़्यादा रहेगा तो नमी कम हो जाता है कि उसमें हवा में जो जलीय वाष्प होता है वो जलीय वाष्प उससे चल जाता है और उसका हवा में नमी कम हो जाता है, तो मुर्गी घर थोड़ा ड्राई रहता है, उसमें बीमारी पकड़ने का चांसेस कम हो जाता है। राज्य के किसान झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए 15 सितंबर से बुआई का काम शुरू कर सकते हैं। झारखंड में झाड़ीदार फ्रेंच बीन के बेहतर उत्पादन के लिए जिन उन्नत प्रभेदों का चयन करना ज़्यादा फायदेमंद होगा, उस संबंध में कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की बुवाई में 80 से 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 40 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। झारखंड की मिट्टी और मौसम के अनुकूल जिन उन्नत प्रभेदों का चयन करना ज्यादा लाभकारी होगा, आइए इस संबंध में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ की राय। झाड़ीदार फ्रेंच बीन का खेती करना चाहते हैं, उसका उपयुक्त समय है सितंबर का दूसरा पखवाड़ा। उस समय जो उन्नत किस्म वो प्रयोग करेंगे, उसमें से है हमारे इस केंद्र से विकसित हुए 3 उन्नत किस्म है, जो इसका बारे में मैं पहले बता रहा हूँ, जिसका बीज हमारे केंद्र पर उपलब्ध है। वो है स्वर्ण प्रिया है, जिसकी हरी फलियाँ हैं, चौड़ा है और करीब 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से इसका उपज क्षमता है। इसके अलावा जो गोल फली वाला
दो उन्नत किस्म है गोल हरे फली वाला, वो है HFB 2 है, HFB 4 है। कृषक बंधु, कृषि उपकरण पशु चालित बहुउद्देशीय हो की मदद से कतार में लगी हुई मूंगफली, सूर्यमुखी, सलजम और सोयाबीन जैसी फसलों की निकाई गुड़ाई करने तथा उससे खरपतवार निकालने का काम कर सकते हैं। इससे हाथ से निकाई गुड़ाई करने की तुलना में 70% मजदूरी की बचत होती है तथा 25% उपज में वृद्धि होती है। विशेष जानकारी के तहत आइए आज हम जानते हैं रासायनिक दवा के बिना टमाटर फसल में कीट नियंत्रण के उपाय। टमाटर फसल में फल मक्खी कीट लगने का खतरा रहता है। फल मक्खी उड़ने वाले कीट होते हैं जो टमाटर के फल को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इस कीट से बचाव के लिए बुआई से पहले ही कदम उठाएं। इसके लिए किसान कतारों में टमाटर की बुआई करें और टमाटर के हर 16 कतार के बाद एक कतार गेंदा फूल लगाएं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनी नगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपये से 2400 रुपये, चावल मध्यम 2500 रुपये से 2900 रुपये, चावल उत्तम 3500 रुपये से 6000 रुपये, गेहूँ 1950 रुपये से 2400 रुपये, चना 7500 रुपये से 8200 रुपये, दाल अरहर 7500 रुपये से 9000 रुपये, दाल मसूर 6600 रुपये से 7200 रुपये, दाल चना 7500 रुपये से 9000 रुपये, सरसों तेल 10500 रुपये से 12000 रुपये, चीनी 3860 रुपये से 4010 रुपये, आलू 1400 रुपये से 1800 रुपये और प्याज 700 रुपये से 900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेते हैं एक छोटा सा विराम, कहीं जाइएगा नहीं, हम दिखाते हैं आपको संदेश। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। किसान भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि आप खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, तो किसान भाई बहनों, जो किसान भाई बहन पशुपालन करते हैं, आज की जानकारी उनके लिए। किसान भाई बहनों, आइए आज हम जानकारी लेते हैं दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य एवं आवास प्रबंधन के बारे में। आइए देखते हैं और लेते हैं जानकारी, मिलते हैं विशेषज्ञ से। नस्ल, आहार, आवास और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का समुचित प्रबंधन कर पशुपालक दुधारू पशुओं से अधिकतम दूध प्राप्त कर सकते हैं।
इन तमाम बातों का ध्यान रखकर पशुपालन व्यवसाय से जुड़े लोग न केवल अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने दुधारू पशुओं को रोग एवं परजीवियों से भी सुरक्षित रख सकते हैं। दुधारू पशुओं के आवास के लिए ऐसी जगह का चुनाव करें जो ऊंची हो और वहां आने जाने की सुविधा हो। ऊंची जगह पर आवास बनाने पर जल जमाव नहीं होता है तथा ढलान खेत की दिशा में होने पर गाय के गोबर और मूत्र का खेती बाड़ी के काम समुचित उपयोग हो जाता है। किसान भाई, पशुओं के रख रखाव के लिए सबसे जरूरी जो चीज़ होता है जिससे सफलता मिलती है कि आपका गौ पालन जो है सफल हो, उसमें तो एक है आपका ये पशुओं की नस्लें, और दूसरा जो है आवास, तीसरा खान पान, और चौथा जो है स्वास्थ्य। गाय का आवास बनाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि उसकी लंबाई पूरब की ओर हो। ऐसी लंबाई वाली आवास में ठंड के समय लंबे समय तक सूर्य की रोशनी गाय एवं उनके आवास के भीतरी स्थानों तक पहुंचती है। बरसात में पानी की छींटें आवास के अंदर तक न पहुंचे, ऐसी व्यवस्था करें। गुहार हवादार हो और दीवारों की ऊंचाई दोनों ओर कम से कम 9 फीट तथा बीच की ऊंचाई 12 फीट हो। अधिक ऊंचाई से गर्मी के दिनों में गायों को ग्रीष्म की तपिश से बचाने में सुविधा होती है और गर्भवती गायों को आराम मिलता है। जगह का जो चुनाव करेंगे वो ऊंचा स्थान में चयन करें, वहाँ आने जाने की सुविधा हो, क्योंकि कोई भी दाना पानी चारा वगैरह जो खरीद के। स्थान कहने का मतलब क्या, क्यों ऊंचा स्थान? ऊंचा एक तो पहले समझ लीजिए कि जो भी इस तरह का आवास जो परमानेंट स्थायी जो आवास बनाते हैं पशुओं के लिए, तो खेती लायक ज़मीन से नहीं उपयोग करते हैं। जो कंकरीला पथरीला पत्थर है, ऊंचा जगह है, वहाँ पर जो है डेयरी फार्म का निर्माण करेंगे, चूँकि उस ज़मीन का सही उपयोग हो और ऊंचा स्थान पर हो, चूँकि आसपास में पानी का जमाव नहीं हो। पानी के जमाव होने से जो है ना कई तरह की बीमारी जो है ना उत्पन्न होती है, इसलिए जो है उसको ऊंचा स्थान रखें। और माने जो खेती वाला ज़मीन नहीं, चूँकि खेती वाला ज़मीन पर काफ़ी जो है अभी खेती करने के लिए समय है, उसमें खेती किया जाएगा, उसको डेयरी फार्म के लिए नहीं उपयोग करें। यदि नहीं है उस तरह का तब जो है आप अपने उपयोग करें। तो ऊंचा स्थान, यातायात की सुविधा हो, आसपास में पानी का जमाव नहीं हो, और वहाँ से जो पानी निकले डेयरी फार्म का तो ढूल के जो है किसी खेत में जिसमें कि पानी का उपयोग हो, खेती वगैरह भी उससे हम कर सकते हैं। बरसात की समाप्ति के बाद ठंड पड़ती है। ठंड के समय में बुखार और निमोनिया से अपने दुधारू पशुओं को बचाने के लिए बोरा अथवा टाट से खुली जगहों को बंद कर दें। नाली की समुचित व्यवस्था करें तथा साफ सफाई का ध्यान रखें। खुरदरे फर्श से मवेशियों के पैरों में घाव हो सकता है, लेकिन अधिक चिकने फर्श में फिसलन का डर रहता है, इसलिए फर्श के निर्माण में खास ध्यान रखें। जाड़ा के दिन में जो है ना जो शीतलहर चलती है, ठंडी हवा चलती है, उससे बचाने के लिए बोरा चट्टी वगैरह जो है ना उसको उस समय ढक दे, क्योंकि ठंड लगने से जो है ना पशुओं में निमोनिया रोग वगैरह हो जाता है। छोटे बछड़ा वगैरह जो होगा उसमें भी बहुत तेज़ी से निमोनिया होता है, जिससे जो है ना फीवर हो जाता है, हाँफने लगता है, खाना पीना नहीं खाएगा, उचित समय पर उपचार नहीं करने पर मृत्यु हो जाती है। तो ये सब जो है ना मौसम के हिसाब से उसमें ठंडा गर्मी बरसात में इससे बचाव करें। तो आवास इस तरह का बनाएं। यदि शेड वगैरह भी जो है आपके पास करकट और टीन करना करके मोटा अंग्रेजी टाली जो आता है उससे बनाएंगे तो काफ़ी जो है ना अच्छा होता है। तो इस तरह का आवास बनाएं, नाली वगैरह की सही व्यवस्था रखें। एक चीज़ और ध्यान दें पशुपालक भाई कि नीचे जो फर्श बनाते हैं आवास में पशु के, तो बहुत लोग मोटा प्लास्टर कर देते हैं, प्लास्टर मोटा बालू से, तो उसमें क्या होता है कि पशुओं का खूंट जो है घिस जाता है और घिसने के बाद कुछ दिन के बाद पशु लंगड़ाने लगता है। तो ये सब परेशानी होती है, जिसके कारण जो है आप उचित उससे उत्पादन नहीं ले पाते हैं। मैट भी वो डाल सकते हैं। मैट तो अभी आधुनिक युग में आ गया है, मैट मिल रहा है, मैट भी दे सकते हैं आप, वो थोड़ा महंगा पड़ता है। और नहीं तो उसको फिसलन रहित जो है ना चिकना रखे, चिकना मतलब जो फर्श करेंगे उस पर घोला दे के और उसमें पशु के खूंट के बराबर जो है वो बर्फी आकार का उसमें ये बनवा दें तो पैर स्लिप नहीं करेगा, फिसलन नहीं होगी, तो उससे जो है ना आपका पशु सही रहेगा। अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर दुग्ध उत्पादन के लिए अपने दुधारू पशुओं को संतुलित आहार दें। हरा चारा के साथ साथ मकई, मड़ुआ, ज्वार, बाजरा अथवा गेहूं जैसे अनाजों का दर्रा दें।
इसमें गेहूं का चोकर, चावल का कुंडा, घास का भूसा, बादाम, तिल या सोयाबीन की खली और नमक जैसे अवयवों का उपयोग करें। जाड़ा के समय थोड़ा अधिक मक्का दाना दे। प्रत्येक 1 किलो दूध के लिए तकरीबन 400 से 500 ग्राम दाना मिश्रण दे। समुचित और संतुलित आहार से गायों में दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ती है। पशु के अवस्था और ये जो उत्पादन के हिसाब से जो है ना उस पर ये करते हैं। देखिए किसान भाई, आप जो है ना अपने पशुओं को संतुलित भोजन हमेशा दें, संतुलित आहार दें। अभी तो बरसात के दिन में ये सूखा चारा के साथ साथ हरा चारा जरूरी है और इसके साथ साथ सांद्र दाना भी जरूरी है। सांद्र दाना जो बनाते हैं मक्का या बाजरा, ज्वार, जो कोई एक भाग लेते हैं इसमें से मैंने, और दूसरा जो है खल्ली लेते हैं, तीसरा चोकर, नमक, खनिज लवण, ये सब मिला के जो बनाते हैं उसको बोलते हैं सांद्र दाना। तो इसमें सांद्र दाना बनाने के लिए आप जो है ये मक्का का 40 भाग लेते हैं और मौसम के हिसाब से जैसे आप बोले तो जाड़ा के दिन में 5% उसको बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब और महीनों में जो है 40% रखते हैं मक्का दर्रा और जाड़ा के दिन में 5% बढ़ा देते हैं, चूँकि ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा पड़ जाती है उसी। और ये खल्ली जो है आपको 25 भाग रखें, चोकर 35 भाग रखें और नमक जो है 1-1.5 भाग रखें। खनिज लवण जो आता है बाज़ार में मिलता है, बाजारू नाम बहुत है उसका, तो खनिज लवण आप अवश्य दें, क्योंकि उसका जो है प्रभाव ये अप्रत्यक्ष रूप से पशुओं पर पड़ता है। दूध उत्पादन में, बाढ़ बियात में सब जो है ना पड़ता है, इसलिए जो है उसको आप खनिज लवण अवश्य दें। दुधारू पशुओं में अंतःपरजीवी एवं बाह्य परजीवी रोग लगते हैं। अंतःपरजीवी जनित रोगों से बचाव के लिए कृमिनाशक दवाइयां अपने पशुओं को सही समय पर दें। खुरहा एवं चपका, प्लेग, गला घोंटू तथा BQ जैसे रोगों से बचाव के लिए सही समय पर टीकाकरण अवश्य करवाएं। अठैल या चमोकन जैसे परजीवी से बचाव के लिए पशुशाला में चूना का भुरकाव करें। समय समय पर जो है ना उसको कृमिनाशक दवा अवश्य दे, जो कृमि अपने निकट के पशु चिकित्सक पदाधिकारी से सलाह करके, और वो कृमिनाशक दवा देने से आपको दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा और ऋतुमय होगी, गर्भधारण भी रखती है। इसके अलावा जो है अपने पशुओं में बरसात के बाद ये खुरपक्का मुँह पक्का रोग का प्रकोप होने वाला ज़्यादा रहता है, इसलिए जो है उसमें खुरपक्का मुँह पक्का रोग का टीका आप अवश्य लगवाएं। इसको 6-6 महीने के अंतराल पर लगाते हैं। आहार, आवास एवं स्वास्थ्य संबंधी इन बातों का ध्यान रखकर पशुपालक भाई तनाव मुक्त होकर दुधारू पशुओं से बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कैसी लगी जानकारी? उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो किसान भाई बहनों, ले लेते हैं एक छोटा सा विराम। यहाँ पर भी हम तुरंत गए और तुरंत आए, कहीं जाइएगा नहीं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। किसान भाई बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, हम जानते हैं कि ये दलहन वर्ष चल रहा है, तो क्यों ना दलहन के फसलों की बात करें। किसान भाई बहनों, आपके पास बहुत सारी ज़मीनें ऐसी पड़ी होंगी जिसमें आप खेती नहीं करते हैं क्योंकि वो बंजर हो चुकी है। तो किसान भाई बहनों, यदि आप उस बंजर ज़मीन पर अरहर की खेती करें तो ना सिर्फ आपको अरहर की खेती का लाभ मिलेगा, बल्कि आपकी भूमि भी उपजाऊ हो जाएगी। तो फटाफट ले लेते हैं इस विषय पर जानकारी, मिलते हैं विशेषज्ञ से। झारखंड में अरहर की खेती वर्ष 2013-14 में 1.96 लाख प्रति हेक्टेयर भूमि पर की गई थी। इसका उत्पादन 2.05 लाख टन तथा औसत उपज 1042 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। राज्य में जमीन का एक बड़ा हिस्सा परती रह जाता है। इस भूमि पर कम लागत पर अरहर की खेती की जा सकती है।
इसी के मद्देनजर राज्य के विभिन्न हिस्सों में परती और बंजर भूमि को चिन्हित कर सरकार की ओर से अरहर के उत्पादन के लिए कृषकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस वर्ष जो है खास करके परती भूमि और बंजर भूमि का सरकार के द्वारा जो है आर्या के द्वारा ये चिन्हित किया गया है, जिसमें खास करके गिरिडीह जिले में 10,221 हेक्टेयर जो है परती भूमि को चिन्हित किया गया है। परती भूमि और बंजर भूमि जो होते हैं इसमें खास करके जो दलहनी फसलों में जो अरहर है वो अरहर की बुआई करने से किसानों को काफ़ी फ़ायदा होता है। और इसमें फ़ायदा क्या होता है कि जैसे बंजर भूमि में आप अगर अरहर लगाते हैं तो कम फर्टिलिटी में, कम उपजाऊ मिट्टी में भी जो है इसका काफ़ी अच्छा उपज हमारे किसान भाई को मिलता है। खरीफ के मौसम में बंजर भूमि में अरहर की फसल लगाने एवं अच्छी पैदावार के लिए खेत में 2-3 जुताई करें। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करें। हर एक जुताई के बाद पाटा लगाएं। जुताई के बाद तकरीबन 5 टन गोबर की सड़ी हुई खाद मिलाएं। अम्लीयता और दीमक पर नियंत्रण के लिए खेत में शुरू में ही 2 से 3 क्विंटल चूना प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाएं। जो खास करके जो बंजर भूमि है उसमें सबसे पहले तो आप जो है 2-3 बार जुताई करके और हर एक मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके और हर एक जुताई के बाद जो है पाटा चला दें ताकि मिट्टी जो है अच्छी बन जाए। और उसके बाद जो है जैसे उसमें हमने बताया कि करीब जो है 5 टन प्रति हेक्टेयर के दर से सड़ा हुआ गोबर खाद जो है अपने खेतों में डालें ताकि मिट्टी अच्छी हो जाए और वो जो है गोबर का खाद के रूप में जो है पौधों को प्राप्त हो सके, तो वो जुताई के समय में दें। और उसके साथ साथ चूँकि बंजर भूमि और ऊपर वाली ज़मीन है तो इसमें जो है किसान भाइयों से हम अनुरोध करेंगे कि वो जैसे जिला कृषि कार्यालय में डोलामाइट या फिर चूना, एक बुझा हुआ चूना होता है, वो वहाँ से प्राप्त होता है मुफ्त में, और वो जो है अपने खेतों में जो है 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से अपने खेतों में डालें। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो दीमक का प्रकोप होता है ऊपर वाले ज़मीन में वो भी उससे लाभ पहुँचेगा उससे, और वो कम दीमक लगेगा। और उसके साथ साथ जो है जो मिट्टी ऊपर की मिट्टी जो अम्लीय हो जाती है वो भी नॉर्मल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और इससे जो है पौधे जो है पोषक तत्व उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकेंगे और उनकी फसल जो है अच्छी रहेगी। दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए उर्वरकों की आवश्यकता कम पड़ती है। इसके लिए तकरीबन 10 किलोग्राम यूरिया, 110 किलोग्राम DAP और 40 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर होती है। बोरोन तथा मोलिब्डेनम की कमी होने पर बोरेक्स पाउडर तथा अमोनियम मोलिब्डेट का प्रयोग करना चाहिए। असिंचित दशा में 2% यूरिया के घोल के 2 छिड़काव 10 दिनों के अंतराल पर फली में दाना बनते समय करने पर उपज में 15 से 20% तक की वृद्धि होती है। उर्वरक प्रबंधन में जो है इसका जो है साइंटिफिक जो डोज होता है वो 25, 50, 25 और 20 जो है NPK के फॉर्म में इन किसानों को प्रति हेक्टेयर के दर से डालना चाहिए। यानी अगर इसको NPK, यूरिया, DAP और फास्फेट के फॉर्म में अगर देना चाहते, पोटास के फॉर्म में अगर देना चाहते हैं तो आपका जो है 10 किलोग्राम यूरिया और 110 किलोग्राम DAP और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के दर से अपने खेतों में डालें ताकि जो है पौधे भी हिष्ट-पुष्ट रहें और उनका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा हो। किसी भी फसल के लिए किस्मों का सही चुनाव अत्यंत आवश्यक होता है। किसान भाई फसल तैयार होने की अवधि और उकठा तथा बांझपन रोग अवरोधी किस्मों का चुनाव करें। बहार नरेंद्र अरहर 1, नरेंद्र अरहर 2, बिरसा अरहर 1, उपास 120 तथा ICPH 2671 अरहर की प्रमुख अनुशंसित किस्में हैं। किस्मों का एवं जो खेती करने में जो मैनेजमेंट होता है, जो वो मैनेजमेंट का भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर ये सही तरीके से नहीं करेंगे या फिर सही किस्मों का चुनाव अगर नहीं करेंगे तो इसमें उपज पे जो है काफ़ी प्रभाव पड़ता है और काफ़ी कम उपज प्राप्त होता है। खास करके हमारे झारखंड में या फिर गिरिडीह ज़िले में जो है किस्मों में जैसे कुछ प्रजातियां हैं, जैसे बहार है, फिर आपका जो है नरेंद्र अरहर 1 है, नरेंद्र अरहर 2 है, बिरसा अरहर 1 है, ये सब कुछ प्रजातियां हैं। वो प्रजातियां अगर किसान भाई लगाते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा उपज प्राप्त होता है।
दलहन फसल की अच्छी उपज के लिए खेत में पौधों की समुचित संख्या का होना आवश्यक है। देर से तैयार होने वाली किस्मों के लिए कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। कम अवधि वाली अरहर की फसल के लिए कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। वैज्ञानिक तरीके में तो कई चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। पहले तो खेत का चुनाव, उसके बाद किस्मों का चुनाव, उसके बाद लगाने की दूरी, उसके बाद उर्वरक प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, ये सारी चीज़ों को अगर वो अपनाते हैं तो इनको काफ़ी अच्छा लाभ होगा। और ख़ास करके नए किसान भाई जैसे खेत जुताई अगर कर रहे हैं तो वो तो नॉर्मल प्रोसेस से सारे किसान भाई करते ही हैं, लेकिन जो अरहर लगाते हैं उसकी जो दूरी होना चाहिए, स्पेसिंग जो होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। नहीं तो फिर ज़्यादा नज़दीक डालने पे क्या होता है, ये पौधे तो संख्या में ज़्यादा दिखेंगे लेकिन उपज में काफ़ी कमी होती है। इसलिए जब भी हमारे किसान भाई अरहर की खेती करें तो एक कतार से दूसरे कतार की दूरी जो है 75 सेंटीमीटर रखें और लाइन से लाइन की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर रखें। हालांकि ये भी जो है अगर लंबी अवधि का अगर किस्मों का चुनाव कर रहे हैं तो उसकी दूरी ये लगाना है, और अगर कम अवधि वाले किस्मों का चुनाव करना है तो उसमें जो है एक कतार से दूसरे कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। वर्ष 2016 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दलहनी फसल वर्ष घोषित किया गया है। बंजर भूमि में हम दलहनी फसल उगाकर पौष्टिक आहार और खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई बहनों, कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी ना? आपके लिए बिल्कुल लाभकारी जानकारी है ना? जानकारी तो हमारे पास और भी बहुत है, लेकिन आप जानते हैं कि अगली जानकारी अगले अंक में। फटाफट कागज़ और कलम उठा लीजिए, हमारा पता आप नोट कर लीजिए ताकि आप अपनी सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतज़ार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।